मेरा नाम है मेहरुन्निशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं जलाल अंसारी की ये कहानी। मैं 36 साल का हो गया था। मेरे पास माँ थी, वो भी कुछ वक्त मेरे पास रहती, बाकी वक्त वो गांव में रहती। मैं एक कामयाब इंसान था। बाज़ार में मेरी एक ज्वेलरी की दुकान थी। मैं नकली असली दोनों गहने रखता था। लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मेरी शादी नहीं हुई थी। एक दिन एक खूबसूरत लड़की मेरे दुकान पर आई। उसे देखकर मेरे दिल में लालच आया। अभी मैं उसके साथ कुछ करता, जब तक उसकी हरकतें देख मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम जलाल अंसारी है। एक दिन की बात है कि दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं अपनी दुकान पर बैठा दोपहर का खाना खाने के लिए दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। अचानक मुझे सामने से एक खूबसूरत लड़की आती हुई दिखाई दी। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में लालच आ गया। एक तो खूबसूरत लड़की, ऊपर से ग्राहक का लालच। मुझे पता था कि ऐसी लड़कियां बहुत ख़रीदारी करती हैं। मैं रुक गया और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। वो लड़की अदाओं के साथ मुस्कुराती हुई मेरी दुकान पर आ गई। मेरी गहनों की दुकान थी। मैं अपनी दुकान में काफ़ी महंगे, असली और आर्टिफिशियल फैंसी गहने रखता था। उसने काफ़ी सारे गहने देखे, जिसमें चांदी के 2 जोड़े पायल और सोने की एक अंगूठी और बाकी के गहने आर्टिफिशियल लिए, जिसमें गले के 2 सेट और कंगन वगैरह भी थे। उसने मुझसे वो सब पैक करा लिया और 2 महंगे से महंगे कान के झुमके और भी दिखाने के लिए कहने लगी। वो मुझसे बात भी कर रही थी और गहने भी देख रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। अब मैं सोच रहा था कि जल्दी से मैं इसमें फ्री हो जाऊं और खाना खाने चला जाऊं। खैर, उसने 2 झुमके और ले लिए और पैक कराकर चलने लगी। तो मैंने उसको पैसों के लिए बोला तो वो मुझसे बहुत प्यार से बात करने लगी। मैंने उसको फिर से पैसों के लिए बोला तो वो पैसों का नाम आते ही उसने आंखें बदल ली और फिर उसने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही 5-6 लोग मेरी दुकान में आ गए और बिना कुछ देखे और सुने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने मुझे मेरी बात रखने का कोई भी मौका नहीं दिया और वो लड़की आराम से सारी ज्वेलरी लेकर निकल गई। मैं पूरी मार्केट और अपने मोहल्ले में बदनाम हो गया। लोग मुझे गलत नज़रों से देखने लगे। मोहल्ले के आवारा लड़के मुझे लड़की बाज कहने लगे। धीरे धीरे मेरी दुकानदारी भी बहुत कम हो गई। एक छोटे से लालच ने मेरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। मैंने उस लड़की को भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। खैर, कुछ वक्त बीतता गया और लोग इस बात को भूलने लगे। मेरी दुकान पर अब पहले की तरह औरतें भी आने लगी और दोबारा से मेरी ज़िंदगी पटरी पर आ गई। लेकिन मैंने इस लड़की को ढूंढना बंद नहीं किया था, क्योंकि मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मैंने अपने दोस्त को भी बताया कि मैं उस लड़की से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे बोला कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे जाने देना चाहिए था। और धीरे धीरे जब वो तुम्हारे जाल में फंस जाती, फिर तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। पर अब तुम उसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि वो लड़की अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी। दोस्त की बात सुनकर मैं उदास हो गया, लेकिन मेरे दिल में ये बात कांटे की तरह चुभ गई थी कि उस लड़की से मुझे बदला तो ज़रूर लेना है। इस बात को अब 4-5 महीने हो गए थे। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि एक बूढ़ी औरत मेरी दुकान में आई। वो चेहरे से बहुत परेशान और टेंशन में लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि अम्मा जी, क्या बात है, आपको क्या चाहिए? बोली, बेटा, घर के हालात बहुत ख़राब हैं, कुछ मदद कर दो। मैंने उन अम्मा को 50 रुपये दे दिए और वो अम्मा मुझे दुआएं देती हुई चली गई। अब वो अम्मा मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती और मेरी दुकान में अपने आप ही साफ़ सफाई कर देती और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती और चली जाती। मैं उनको काम करने के लिए मना करता तो वो मुझसे कहती, बेटा, ये मैं अपनी खुशी से करती हूँ, मुझे करने दिया करो। मैं भी हमेशा की तरह उनकी मदद कर दिया करता था। एक दिन अम्मा हमेशा की तरह दुकान
के बाहर झाड़ू लगा रही थी। लगाकर मेरे पास बैठी इधर उधर की बातें कर रही थी। फिर अचानक उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, बेटा क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने मना कर दिया। फिर अम्मा ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, जिसके लिए पहले मुझे उनके घर जाना होगा। पहले तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अम्मा के ज़्यादा बोलने पर मैंने हाँ बोल दिया और शाम को मैंने जल्दी दुकान बंद की और अम्मा के साथ उनके घर चला गया। उनका घर बहुत छोटा था और वो भी किराए का था। अम्मा मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, न जाने कब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। मेरी एक भतीजी है, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उनके लिए और भी रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं था। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी दुकान पर आ रही हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, इसीलिए सोचा कि तुमसे बात कर लो। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। अम्मा की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर उससे भी ज़्यादा ज़ोर का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने मुझे अपनी भतीजी की फ़ोटो दिखाई। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने मुझे भरे बाज़ार में लोगों से पिटवाया था और मेरी इज्जत पर एक धब्बा लगा दिया था, जिसे मैं आज कई महीनों के बाद भी नहीं मिटा पाया था। उसकी फ़ोटो देखते ही मेरे अंदर बदले की आग जल उठी और अम्मा जी को मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने ये सुनकर शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और बोली, बेटा मेरी भतीजी को माफ़ कर दो, इसने तुम्हें बिना बात के बदनाम किया है। उसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और उस बूढ़ी औरत ने बताया कि इस लड़की की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट में 100 लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी भतीजी के इस झूठे ड्रामे ने मुझे लोगों की नज़रों में गिरा दिया। क्योंकि गलती चाहे औरत ने की हो, लेकिन लोग हमेशा कसूरवार मर्द को ही समझते हैं। अम्मा जी ने मेरी सारी बात समझ गई और दोबारा से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मुझे भी इस लड़की से बदला लेना था। मुझे भी ये मौका बहुत अच्छा लग रहा। मैंने अम्मा जी के झुके हुए सर को देखकर बोला, ठीक है अम्मा जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। मैं आपकी भतीजी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पहला पत्ता फेंक चुका था। मैं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं इस लड़की से बदला लेना चाहता था। मैंने इन्हें अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी माँ के अलावा मेरा भी और कोई नहीं है और मेरी माँ मेरे साथ हर वक्त नहीं रहती, वो ज़्यादातर गांव में रहती है। मैंने उनसे 2 दिन का वक्त मांगा और कहा मुझे मेरी माँ से भी इजाज़त लेनी होगी, और मैं अपने घर आ गया और रात भर सोचता रहा कि शादी करूं या नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई जिससे मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा और मैं उस लड़की को सबक भी सिखा दूंगा। और अगले दिन मैंने बूढ़ी अम्मा को बोल दिया कि मेरी माँ बीमार होने की वजह से नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने मेरी शादी के लिए हाँ बोल दी है। अम्मा जी ये सुनकर बोली, चलो ये तो अच्छी बात है, मैंने भी अपनी भतीजी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, वो भी तुमसे शादी करने को तैयार है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसे एक झटके में उसने मुझे बर्बाद किया था, इसी तरह बर्बाद होने की अब उसकी बारी थी। मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली और शादी का दिन आ गया। मैं दोस्तों के साथ दूल्हा बनकर उसके घर पहुंच गया और बूढ़ी अम्मा जी ने खुशी खुशी मेरा निकाह अपनी भतीजी सारा से कर दी और वो दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। सारा को दुल्हन बने देखकर एक पल के लिए मैं उसकी सारी गलती भूल गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जल्द ही मेरे सर से मोहब्बत का भूत उतर गया। मैं फिर से सोचने लगा कि इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया था। वो शादी की रात जो उम्मीद मुझसे कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे बहुत डांटा और यहाँ तक कि उसे बदकिरदार लड़की भी बोल दिया। और ये भी कहा कि मैंने उसे शादी मोहब्बत की वजह से नहीं की, बल्कि तुम्हारी खाला की भीख मांगने पर की है। मेरी ये बातें सुनकर वो रोने लगी, मगर उसके आंसू देखकर मुझे दुकान वाला हादसा याद आ गया। कैसे इसने अपने मगरमच्छ वाले आंसू निकाल कर लोगों को इकट्ठा किया था और मुझे पिटवाया था। और इसके बाद 2 दिन तक मैंने सारा से कोई बात नहीं की, लेकिन उससे बार बार बुरा भला बोलता रहता। मैंने सारा को खूब बेइज्जत किया, मगर फिर भी मुझे लग रहा था कि सारा हार कर भी
जीत गई, क्योंकि सारा को इस शादी से क्या परेशानी होगी। उसे तो मेरे घर में अच्छा खाना और अच्छा पहनने को मिल रहा था, फिर क्यों दुखी या परेशान होती। कहाँ उसके खाला के घर उसे हर दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता था, यहाँ तो उसके राज कट रहे थे। फिर मैंने सारा पर जुल्म की हद कर दी। जब मैं घर आता तो वह मुझसे खाने को कहती, फिर मैं नमक या मिर्च तेज होने का बहाना बनाता और उसे मारने लगता। अगर वो मुझे कुछ खाने को देती तो मैं उसे फेंक देता। मेरे इस रवैये से कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अपने किए के लिए हर बार मुझसे माफ़ी मांगती थी। इसका तड़प तड़प कर रोना और माफ़ी मांगना देखकर मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं सुकून महसूस करता था। मैं ज़्यादातर इसे बदकिरदार होने का ताना देता और कहता, बताओ इससे पहले तुमने कितनी शादियां की है और कितने मर्दों से तुम्हारा ताल्लुक़ रहे हैं। मेरी ये बात सुनकर वो रोने लगती और एक दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था। एक दिन जब मैं घर आया तो सारा बैठी रो रही थी। मैंने देखा और तेज आवाज़ में बोला, मुझे खाना ला कर दो। तुम्हारे इस ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में मेरी घर की नौकरानी के अलावा कुछ नहीं। मेरी बात सुनकर वो मेरे पैरों में गिर गई और बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने तुमसे शादी करने के लिए भी अपनी रजामंदी दी थी, जैसे अब वह अपने इस फैसले पर पछता रही हो। लेकिन मुझे इस पर तरस नहीं आया, क्योंकि मैं सारा को छोड़ने की तैयारी पहले से ही कर चुका था कि सारा को इसी घर में छोड़कर, जो किराए का था, और अपनी दुकान किसी को बिना बताए दूसरे शहर में शिफ्ट कर लूँगा। अब मैं सारा से जान छुड़ाना चाहता था। मैं इस प्लान को पूरा करने के लिए बेचैन था। मुझे पता था कि ये बात सारा को ज़िंदगी भर सबक सिखाएगी। वो ना तो दूसरी शादी कर सकेगी और ना ही किसी के काबिल रहेगी। मैंने अपनी दुकान किसी को बिना बताए अपने ही एक दोस्त को बेच दी। उसने मुझसे 2-3 दिन का टाइम मांगा। अब मैंने दुकान पर भी जाना बंद कर दिया था। सारा मुझे खुश करने के लिए और भी ज़्यादा बातें करती और अच्छे अच्छे खाने बनाकर मुझे खिलाती, लेकिन मैं उसे बोलता कि कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मेरी इस घर में आखिरी रात थी। मैंने सोचा क्यों ना आज सारा से मोहब्बत से कुछ बातें की जाए, ताकि इसे प्यार खोने का एहसास ज़िंदगी भर रहे। मैं कमरे में आया तो सारा बैठी रो रही थी। उसने मुझे देखा और मेरे पास आ गई और बोली, एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद भले ही तुम मुझे छोड़ देना। मैं खामोशी से उसे देखने लगा। वो बोली, हाँ, मैं मुजरिम हूँ, तुम्हारी नज़र में एक बदकिरदार लड़की हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू की मौत के बाद मेरी अम्मी ने घर वालों के कहने से दूसरी शादी कर ली। लेकिन मेरा दूसरा बाप एक अच्छा इंसान नहीं था। वो मुझसे चोरी करवाता था। जब मैं अपनी अम्मी से कहती तो अम्मी उससे लड़ती। वो मेरी माँ को खूब मारता। ऐसे ही मार खा खा कर मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ के मरते ही मेरे सौतेले बाप ने मुझ पर हर तरह के जुल्म किए। जब मैं उसे चोरी करने को मना कर देती तो वो मुझे बेचने की धमकी देता। इसलिए मैं डर कर उसकी बात मान लेती। उस दिन जब मैं तुम्हारी दुकान पर आई, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेरे सौतेले बाप के डर से मुझे वो काम करना पड़ा, क्योंकि मेरा सौतेला बाप आपकी दुकान के बाहर ही खड़ा था। उस दिन उसने वादा किया था कि ये तुम्हारी आखिरी चोरी होगी, उसके बाद मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। खैर ना जाने कैसे, लेकिन खुदा का करम ऐसा हुआ कि इस बार वो अपनी ज़ुबान पर कायम रहा और मुझे आज़ाद कर दिया। वो चोरी मेरी आखिरी चोरी थी। फिर मैं अपनी मामा के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी मुझे अपने घर में रखने के लिए मना कर दिया और फिर मैं अपने खाला के पास आ गई और मैंने उन्हें अपने सौतेले बाप की सारी सच्चाई बता दी कि वो मुझसे चोरी करवाता है। मेरी खाला के बच्चे नहीं थे। मुझे रोता देखकर उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरे कहने पर ही खाला ने आपसे मेरी शादी करवाने की भी बात की थी।
क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और सोचने लगा, मैं सारा को चोर समझता था, लेकिन पता नहीं ये किन किन हालातों से गुजरी होगी। अब मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने सारा की कभी कोई बात नहीं सुनी थी। अगर वो कुछ कहने की कोशिश भी करती थी तो मैं उसे चुप करा दिया करता था। फिर सारा मुझे बोलने लगी, अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं खुशी खुशी तुमसे अलग होने के लिए तैयार हूँ, मगर जो मैंने आपको बताया है यही सच है। फिर मैंने सारा पर किए हुए जुल्मों सितम की माफ़ी मांगी। उसने भी रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और एक बार फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन मेरी दुकान बिक चुकी थी। मैं दूसरे शहर तो आया, लेकिन सारा को साथ लेकर, पर मैंने वहाँ ज्वेलरी की दुकान नहीं खोली, बल्कि जेंट्स कपड़ों की दुकान खोली। माँ को भी गांव से बुला लिया। माँ को मैंने सारा की सारी कहानी सुनाई। माँ ने सारा को दिल से बहू मान लिया। इस शहर में दुकान काफ़ी अच्छी चली। मैंने 1 साल के अंदर ही अपना घर ले लिया और सारा की खाला को भी अपने साथ रख लिया। मेरे और सारा के जुड़वा बच्चे हुए। अब मेरा घर लोगों से और बच्चों से हरा भरा रहता है। कई बार हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपको वो बुरा वक्त बहुत कुछ देकर जाता है, तजुर्बा। और मेरे इस बुरे वक्त ने मुझे सारा जैसी प्यारी बीवी दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ, सिर्फ इंसान का होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।